लखनऊ से आई बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं, जहां नई शिक्षक भर्ती को लेकर युवाओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है। भाजपा कार्यालय पर शिक्षक भर्ती को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। यूपी में नई शिक्षक भर्ती की लगातार मांग चल रही है और इसी को लेकर युवाओं के प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने। कई युवाओं को हिरासत में लिया गया है, देखिए इन तस्वीरों को। नई शिक्षक भर्ती को लेकर भाजपा कार्यालय पर युवाओं का प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। कई युवाओं को हिरासत में लिया गया है, जबरन पुलिस इन्हें प्रदर्शन स्थल से हटा करके हिरासत में ले चुकी है। शिक्षकों की नई भर्ती की मांग है इनकी और इसे लेकर ये आंदोलित प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम युवा, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है। इन युवाओं को देखिए, भाजपा कार्यालय के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां ये तमाम युवा नई शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी ने कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। सिविल अस्पताल में पहुंचकर सीएम ने यह दूसरी डोज ली है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है, जहां पर उन्होंने लिखा है कि आज स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज प्राप्त कर मन प्रफुल्लित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोरोना वैक्सीन ये सुरक्षा कवच है जो सभी नागरिकों को मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। आप सब लोग भी अपना क्रम आने पर अवश्य लगवाएं जीत का टीका, तभी कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। तो ये तस्वीरें और इस बात की जानकारी ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। ये देखिए, ये ट्वीट है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से सभी नागरिकों को मुफ्त दिया जाएगा, अपनी बारी आने पर जरूर ये टीका लगवाएं। ये तमाम बातें जागरूकता के तहत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट की हैं अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। आज दूसरी डोज लगवाने के बाद मन प्रफुल्लित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये वैक्सीन हर किसी के लिए उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपनी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई। हमारे साथ में इस समय अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एस सी सुंदरियाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने आज सेकेंड डोज अपनी शायद। हाँ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट डोज यहीं ली थी तो सेकेंड डोज भी यहीं उनको लगी और आज उनका वैक्सीनेशन पूरा हुआ। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम, इस पर भी कोई चर्चा की? उन्होंने जानना चाहा कि वैक्सीनेशन कार्यक्रम में हम लोग की क्या रणनीति है और हम लोग किस प्रकार कर रहे हैं। तो हमने बताया कि हम लोगों ने अभी तक 81,000 डोज 81,000 डोजेज हमने लगा दी हैं इस हॉस्पिटल में। 900 से 1,000 की औसत आ रही है रोज़ और हम इसको शीघ्र ही 1 लाख पूरा करना चाहते हैं 15 दिन के अंदर। यहाँ पर सर, जैसे अभी इस महीने के लिए भी केंद्र ने वैक्सीन अलॉट कर दी है, करीब 2 करोड़ पूरे प्रदेश के लिए। क्या सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन और बढ़ाया भी जाएगा? हाँ, सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन बढ़ाया जाएगा। हमको रोज़ डोज मिलती हैं और उन डोज के हिसाब से हम लोग वैक्सीन लगाते हैं। जो रजिस्टर होकर ऑनलाइन आते हैं हमारे पास, वो मैं इधर देख रहा हूँ कि ग्राफ बढ़ रहा है, उसमें मिस करने वाले लाभार्थी बहुत कम हैं और धीरे धीरे मिसिंग फैक्टर जो है ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब जितने लोग बुक कराते हैं वो सारे के सारे आते हैं। बहुत शुक्रिया बात करने के। तो यहाँ पर हमने सुना डॉक्टर एस सी सुंदरियाल को, जो निदेशक हैं यहाँ के, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने खुद वैक्सीन भी लगवाई और उसके बाद में यहाँ पर जो हालात हैं, जो वैक्सीनेशन चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जाना कि कितनी वैक्सीन अब तक लग चुकी है, रोज़ाना लगभग कितने लोग आ रहे हैं और ये भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। शिक्षण संस्थानों को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि 15 अगस्त के बाद शिक्षण संस्थान खुल सकते हैं। सबसे पहले उच्च शिक्षा में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस को और माध्यमिक शिक्षा की आप बात करते हैं तो कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षण संस्थान खोलने की तैयारी चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, जहां डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने आज टीम 9 की बैठक में शामिल होकर इस बारे में बातचीत की है। सीएम योगी ने विभागीय तैयारियों पर भी बात की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं, जहां पर शिक्षण संस्थानों को खोला जाए इसे लेकर तैयारियों पर बातचीत हुई है। और सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर है कि 15 अगस्त से कुछ शिक्षण संस्थानों के खुलने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके तहत सबसे पहले उच्च शिक्षण संस्थान जैसे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इनको खोला जाएगा। फिर माध्यमिक
जहां 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की तैयारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी अब शिक्षण संस्थानों के संचालन को लेकर चर्चा और मंथन शुरू हो गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम 9 की बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी भी शामिल हुए। इस समय बैठक खत्म हो चुकी है और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी यहाँ से बाहर आ रहे हैं। हम उनसे सीधे बात करेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री के साथ किस तरह की चर्चा हुई शिक्षण संस्थाओं के संचालन? टीम 9 बैठक में तमाम सारे कोविड की परिस्थितियों की, अन्य परिस्थितियों की अक्सर चर्चा होती रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो चूँकि उत्तर प्रदेश में स्थिति लगभग सामान्य है, अब इक्का दुक्का मामले छोड़ करके पॉजिटिविटी रेट लगभग शून्यता की ओर है, तो आने वाले दिनों में उच्च शिक्षण संस्थान या माध्यमिक शिक्षण संस्थान उनको खोले जाने को लेकर के विचार विमर्श हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला है। संबंधित विभाग अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं। क्या तिथि तय हुई है, कब से शुरुआत हो सकती है? अब वो माननीय डिप्टी सीएम साहब उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को लेकर के वो जानकारी आप लोगों को देंगे। आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई जानकारी के उसमें कब से खुल सकते हैं सर? नहीं, हमारे बेसिक शिक्षा के स्कूल टीचर्स के लिए खुले हुए हैं। हमारे शिक्षक आ रहे हैं, स्कूल पूरी तरह से तैयार हैं। उनका साफ़ सफाई और शौचालयों की व्यवस्था, ऑपरेशन कायाकल्प, बच्चों के बैठने जो एक जैसे होता है ना कि किसी घर में रहने जाने से पहले ये सब सारी चीज़ें हम तो एकदम से फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हैं। हमारे टीचर्स आ भी रहे हैं, जो मिड डे मील के राशन बच्चों के अभिभावकों तक पहुंच रहे हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। पंचायतों ने, नई पंचायतों का गठन हुआ है, नए प्रधान चुनकर आए हैं, तो जहां ऑपरेशन कायाकल्प के काम अभी पूरे नहीं हो पाए थे वो हो रहे हैं। सब सारी चीज़ें हो रही हैं। जिस भी दिन निर्देश मिलेगा स्कूल खोलने का। शुक्रिया बात करने के लिए। तो यहाँ पर हमने सुना डॉक्टर सतीश द्विवेदी को, जिन्होंने कहा कि आज की बैठक में चर्चा हुई शिक्षण संस्थानों को खोलने को लेकर और उन्होंने बिना सीधे कहे ये भी इशारा दिया कि जो योजनाओं का पैसा है वो किस तरह से डीबीटी किया जाए, इस पर भी चर्चा जारी है। बहरहाल बहुत जल्द ये माना जा सकता है कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं का संचालन शुरू होगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश। तो शिक्षण संस्थानों को लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, ये हमने आपके सामने रखा। इसके बाद इस तरीके की खबर आ रही है कि 15 तारीख से हो सकता है कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को खोलने के लिए हरी झंडी मिल जाए। इसके तहत रणनीति बातचीत की जा रही है, क्योंकि कोविड काल में लंबे वक्त से बंद हैं तमाम शैक्षणिक संस्थान। खोलने के लिए क्या गाइडलाइन हो, किस तरीके की तैयारी हो, इसे सुनिश्चित किया जाना बेहद जरूरी है। इसी क्रम में आज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। सर, लंबी वार्ता चली शिक्षण संस्थानों को लेकर, क्या फैसला हुआ? नहीं, अभी हम विभाग के साथ तुरंत बैठने जा रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ भी और उच्च शिक्षा विभाग के साथ भी हम लोग बैठक करने तुरंत जा रहे हैं। और बैठक के बाद ये तय होगा कि हमको कौन सा खोलना है। जैसा कि हमारे मत तय है कि जो पीजी के हमारा वो है, वो रिजल्ट हमारा ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का आने में हम 15 अगस्त के बाद तक हमारी परीक्षाएं चलना है और अगस्त में ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये एक लक्ष्य रखा है आज कि अगस्त तक में सबके रिजल्ट निकाल देने हैं। तो उसके बाद हम कैसे पढ़ाई शुरू करेंगे अभी बैठक में तय करेंगे। और जो हमारे इंटरमीडिएट के और हाई स्कूल के जो रिजल्ट्स आए हैं उनके लिए है कि इंटरमीडिएट के अब ग्रेजुएशन में उसके प्रवेश शुरू कर दिए जाएँ। उसका एक अभी हम लोग बैठक में निर्णय करेंगे कि प्रवेश कब से शुरू करे जाएँ, तारीख क्या होगी। और जो हमारा परीक्षाएं हैं जो हमारी फाइनल ईयर की, उनके बाद जो एडमिशन का प्रोसेस है वो क्या हो, ये सारी चीज़ों पर भी निर्णय लेना है। सर, एसओपी कुछ आप लोगों ने भी तैयार की थी, कुछ अभिभावकों के आप लोगों ने भी सुझाव लिए थे, क्या उन पर भी चर्चा हुई? किन विषयों पर? जो एसओपी आप लोग तैयार कर रहे थे कि किस नियमों के तहत किस तरह से स्कूल खोले जाएंगे, आप लोग भी तैयार कर रहे थे, उन पर भी चर्चा हुई? अभी ये सारा चीज़ बैठक में तय करेंगे हम लोग। एक सवाल ये तय करने के बाद इसको खोलते हैं। सर, एक सवाल की चर्चा है कि 15 अगस्त के बाद 9 से 12 के भी स्कूल खुल सकते हैं। प्रदेश के अभिभावक भी जानना चाहते हैं विद्यालय कब से खुलेंगे। मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि उसी के लिए कि बैठक की तिथि क्या हो, किस तिथि से हम लोग विद्यालय खोलें, इसके लिए भी हम विभाग के साथ बैठने के लिए भी हम लोग का निर्णय हुआ है कि विभाग अपनी सारी सुविधाओं में सबसे बात करके क्या तिथि तय करता है, अभी हम लोग तिथि तय करते हैं। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के
क्लासेस कब से शुरू करें, ये उच्च शिक्षा विभाग के साथ हम बैठेंगे। अभी 2 बजे के बाद हम लोग बैठ रहे हैं और बैठ के निर्णय करेंगे। माना जाएगा इसमें खुल जाएंगे शिक्षण संस्थान ऑफलाइन भी? नहीं, देखिए अभी किस कक्षा तक खोले हम, ये भी निर्णय करना है। ये निर्णय होना है। उत्तराखंड में तो अब शिक्षण संस्थान आज से खुल गए। बहुत अच्छा है, खुलना चाहिए, लेकिन हमारा अभी भी वही रुख है माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का कि बच्चों की और शिक्षकों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी हम विभाग के साथ बैठ के निर्णय करेंगे। यहाँ पर हमने सुना डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, जिन्होंने बताया कि बहुत जल्द बैठक होगी अब से कुछ ही देर में और उसमें तय होगा कि किस तिथि से शिक्षण संस्थानों को खोला जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से आई खबर का रुख करते हैं, जहां सीएम योगी से जीतन राम मांझी के बेटे मिले हैं। इस मुलाकात की खबर मिल रही है, जहां संतोष कुमार ने सीएम योगी के कामों की तारीफ की है। बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार, आपको बताएं, और बिहार के महादलित समाज के राजनेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री संतोष कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की है। समाज के सभी वर्गों के लिए किए जा रहे कामकाज की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने उपहार के तौर पर ऐतिहासिक कुंभ आयोजन की पुस्तक उन्हें भेंट की है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हर सियासत की तस्वीर बेहद मायने रखती है और इस तस्वीर को देखिए, जहां जीतन राम मांझी के बेटे इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुंभ की ये किताब उनके हाथों में है और सीएम योगी उन्हें ये भेंट कर रहे हैं। सियासी गलियारों में इन तस्वीरों के मायने हैं, जहां बिहार में कैबिनेट मंत्री हैं जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन, महादलित समाज से जुड़े हैं। इनके पिता पूर्व सीएम रह चुके हैं और ऐसे में पड़ोसी राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में किए गए कामकाज की सराहना, सीएम योगी की सराहना जीतन राम मांझी के बेटे कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने, जहां पर उपहार के तौर पर सीएम योगी कुंभ की पुस्तक किताब जीतन राम मांझी के बेटे को देते हुए नजर आ रहे हैं। संतोष कुमार ने सीएम योगी के कामों की तारीफ भी की है। हमारे सहयोगी शैलेश इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। शैलेश, ये जो तस्वीर है, कहते हैं कि 1000 शब्दों से ज्यादा पावरफुल होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद मायने रखती है ऐसी तस्वीर। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से काफी अहम मुलाकात रही आज मुख्यमंत्री के साथ से जीतन राम मांझी के बेटे की। और यहाँ पर देखिए, ये पहले से ही बताया जा रहा था कि आज इनकी मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हो सकती है और उसी के तहत आज यहाँ पर मिलने आए थे। और यहाँ पर अगर बात की जाए उनकी जो मुलाकात है जिस तरह से रही है, तो आने वाले देखिए जो चुनाव है उसको लेकर भी कहा जा सकता है कि इसमें चर्चा हुई और पार्टी किस तरह से यहाँ पर काम करेगी उसके ऊपर पूरी विस्तार से वार्ता की गई यहाँ पर आज पूरी। तो क्या रणनीति लगती है? देखिए, बिहार से वीआईपी आ चुकी है उत्तर प्रदेश की सियासत में बिसात बिछाने की कोशिश में। ऐसे में बिहार से एक और कैबिनेट मंत्री का आना और मिलना, मुलाकात करना, कई तरीके के मायने निकल सकते हैं। हमारे सहयोगी संतोष शैलेश जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये तय मुलाकात थी, जिसके तहत ये तस्वीरें सामने आई, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शैलेश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायबरेली से बड़ी खबर मिल रही है। श्रद्धालुओं से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने की खबर है, जिस दरमियान 2 की मौत हुई है। दर्दनाक सड़क हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बताएं, ओवरटेक करने के चक्कर में यह हादसा पेश आया है, चश्मदीद बता रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। मामला है सनोल थाना क्षेत्र के समसपुर गांव का। इस वक्त की बड़ी खबर, दर्दनाक सड़क हादसा, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर रायबरेली से। अरे यही स्ट्रेचर पे यार। तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है, जहां 2 की मौत हुई है और ये तमाम घायल हैं। जो चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि ओवरटेक करने के चक्कर में ये हादसा हुआ है। तो स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। मथुरा के हथनी कुंड बैराज से यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे खतरा बढ़ता जा रहा है। वृंदावन के निचले इलाके को यमुना ने अपने आगोश में ले लिया है।
लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 3 दिन से हालात ऐसे हैं कि कई घरों को बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया है। ये देखिए तस्वीरें। तो हथिनीकुंड बैराज से जिस तरीके से पानी छोड़ा जा रहा है, बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि देखिए इन इलाकों में जहां लोगों की रह बसर है वहां पर पानी किस तरीके से भरता हुआ नजर आ रहा है। और दिक्कत यह है कि अभी भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, यानी खतरा टला नहीं है। सिर्फ मथुरा ही नहीं, आगरा में भी नदियां उफान पर हैं। जिला प्रशासन ने 40 तटवर्ती गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। निचले इलाकों में बसे लोगों को नदी के किनारे पर जाने से मनाही है। बाढ़ नियंत्रण और राजस्व टीमों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा के जवाहर पुल के नीचे यमुना नदी का क्या हाल है, जरा देखिए। आगरा में कालिंदी यानी यमुना और चंबल दोनों नदियां उफान पर हैं। अगर बात की जाए यमुना की तो हथिनीकुंड बैराज, ओखला बैराज और गोकुल बैराज से लगातार वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है, और जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि लगातार यमुना नदी के वाटर लेवल में बढ़ोतरी हो रही है। और अभी जो लो फ्लड लेवल है यानी 495 फीट, उससे कहीं ना कहीं जो यमुना नदी है उसका जो जलस्तर है थोड़ा नीचे चल रहा है, 490 फीट के करीब है। और लेकिन जिस तरह से अगर 24 से लेकर 48 घंटे बारिश और हो जाती है तो ये मान के चला जाए कि लो फ्लड लेवल के करीब यमुना का जलस्तर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए आगरा के जो देहात का क्षेत्र है, पनाट इलाके, जहां से होकर चंबल नदी गुजरती है, वहां भी लगातार चंबल नदी उफान पर है। हालांकि अभी उस स्तर का खतरा नहीं है जिस स्तर पर जो राजस्व और कहा जाए जो सिंचाई विभाग है, बाढ़ नियंत्रण विभाग है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने लगता है। लेकिन जो तलेटी के जितने भी गांव हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बाढ़ चौकियां स्थापित हैं। इसके साथ ही जो लेखपाल हैं और इसके साथ ही जो गांव के प्रधान हैं और लोगों से कहा गया है कि आप भी अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी करें। मवेशियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के इंतजाम के लिए वो जगह चिन्हित कर ली गई है। इसके साथ ही अगर गाँव में पानी घुसता है तो वहाँ कहाँ उनको ग्रामीण लोगों को रुकवाना पड़ेगा, इसके लिए शेल्टर होम भी चिन्हित कर लिए गए हैं। लगातार एडीएम फाइनेंस जो योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में काम चल रहा है। और यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी में भी लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। और जिस तरह से हथिनीकुंड बैराज, ओखला और गोकुल बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो ऐसे में जो लो फ्लड लेवल तक यमुना नदी का पानी अगर 24 से 48 घंटे में टच कर जाए तो बड़ी बात नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये इस समय जवाहर पुल के नीचे मैं मौजूद हूँ। लगातार यमुना अपने आवेग से बढ़ रही है। इसके साथ ही जो लगातार हर घंटे जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है वो लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। लेकिन एक बात की जाए, अगर इतिहास की पर अगर नज़र रखी जाए तो आगरा में हर साल यमुना नदी अपने उफान पर होती है, लेकिन बाढ़ जैसी स्थिति नहीं होती है। बताया जाता है कि 1978 में आगरा के शहर में पानी घुस गया था, गांव जलमग्न हो गए थे। लेकिन 1978 में जो बाढ़ आई थी उसके बाद हर साल बारिश के सीज़न में यमुना नदी उफान पर होती है, लेकिन बाढ़ जैसे हालात 1978 के बाद नहीं देखने को मिले हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। बात अगर बिजनौर की जाए तो पहाड़ों की बारिश से नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। इस वजह से दर्जन भर गांव ऐसे हैं जिनका शहर से संपर्क टूट चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर किस तरीके से नदी पार करते हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। निर्माणाधीन अधूरे पुल की वजह से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बिजनौर का गंगा बैराज घाट का पुल हो या फिर सुखरी नदी, दोनों उफान पर हैं, जिसकी वजह से कटान का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। किसानों को अब कटान के बाद फसल बर्बादी की चिंता सता रही है, क्योंकि सैकड़ों बीघा खेत पानी में समा चुके हैं। वाराणसी की बात कर लें तो यहां भी गंगा नदी उफान पर है। ये उफान जारी है क्योंकि 8 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का स्थान बदलना पड़ा है। नौका संचालन आज से बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि गंगा का जल स्तर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसके तहत तमाम एहतियात अब लेने पड़ रहे हैं, बरतने पड़ रहे हैं।